तो कैसा अनुभव था उस समय इस शहर? यहाँ पे आने के समय का अनुभव या यहाँ पे रहने के बाद का अनुभव और अभी छोड़ने का अनुभव, तीनों स्थितियाँ थी। तीनों स्थिति। तो जहाँ तक यहाँ आने का सवाल है, तो मैं घर से निष्कासित होके आया था और बचपन मेरा चूँकि देवघर में था तो संथाल परिवार में और दुमका जिला हुआ करता था। तो बचपन से सुनते थे दुमका, JMM, SP कॉलेज, मसानजोर, तीन ही चीज़ जानते थे। JMM नहीं जानते थे, शिबू सोरेन का नाम बचपन से हमने सुना था, मसानजोर का और SP कॉलेज, तीन ही चीज़ जानते थे। दुमका मतलब है या फिर बासुकीनाथ और गुड़मारा का। तो होता क्या है, बचपन में जिन चीज़ों को आप सुनते हैं, देखते हैं, तो एक आपके दिमाग में एक छवि बनती है और आपका उन चीज़ों से अगर लगाव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर लगा हुआ तो मन करता है कि हमें भी वो मौका मिले तो हम भी देखें कैसा है। तो ये क्यूरियोसिटी थी मेरी। तो स्कूल में मुझे नौकरी करने की इच्छा थी कि संथाल परिणाम में मुझे स्कूल में अगर मौका मिलेगा तो मैं स्कूल में पढ़ूँगा। स्कूल में पढ़ाने की वजह क्या थी कि वहाँ आपको काफ़ी लंबी अवधि तक बच्चों के साथ मिलने जुलने का अवसर मिलता है। लेकिन चूँकि मेरे पास B.Ed की डिग्री नहीं थी, मैं नालायक था, स्कूल शिक्षक के लिए मैं नालायक था या अयोग्य करता हूँ, मैं अयोग्य था। तो मैंने विश्वविद्यालय का इंटरव्यू निकला था, एडवर्टीजमेंट मगध का और भागलपुर, मैंने दोनों जगह अपॉइंट, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन। दादाजी की इच्छा थी कि तुम बाढ़ में रहो या पटना में रहो, इतनी संपत्ति है तुम देख लोगे। अब पिताजी की इच्छा तो थी ही नहीं कि मैं टीचिंग में जाऊँ, तो चाहते थे कि IAS बनो चाहे IPS बनो। उन्होंने कहा देखिए मैंने MA कर लिया है और मेरे लिए शर्म की बात हुई कि BA वाले नौकरी के लिए मैं अप्लाई करूँ। तो बोले तुम घर छोड़, क्या घर छोड़ देता हूँ। तो 2 साल में निष्कासित रहा केवल इस वजह से कि मैं प्रशासन की जगह शिक्षा में जाना चाहता था। स्कूल में नहीं जा सकता था, योग्य था, तो मैंने कॉलेज के लिए अप्लाई किया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस समय अंग्रेजी में 52.5 वाले लड़के मिलते ही नहीं थे। तो मैंने मगध में अप्लाई किया, वहाँ सिलेक्शन हुआ, भागलपुर में अप्लाई किया, यहाँ सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया तो SP कॉलेज में मेरा नाम आ गया। तो मैंने कहा तो चलो फिर, तो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। तो दुमका तो संथाल पढ़ना ही था, लेकिन मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। लेकिन मेरा अनुभव ये था कि दुमका बहुत बड़ी जगह होगी और भागलपुर से हम अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जब यहाँ आया तो सीधे चौक पे कहा दुमका। विजय एक्सप्रेस था, विजय रोडवेज धनबाद जाती थी। तो उसमें मैं चढ़ गया, मैं उतर नहीं रहा था कि कहाँ हमको उतार रहा है, तो दुमका हो ही नहीं सकता है। कि दुमका के बारे में छवि जो मैंने बचपन से बना रखी थी, बहुत शानदार जगह हुई। तो मैं लोगों से पूछा कि दुमका कहाँ है, बोले ये है तो दुमका छे, मेरा यही शब्द था। तो हम भी बैग लेके उतर गए, टाई सूट लगाए हुए थे, 2 अटैची थी, स्काई बैग उस समय बहुत नया नया आया था। वहाँ पे बगल में देखे उत्तर लिखा सी, वहाँ गए, वहाँ एक व्यक्ति बैठे थे। मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ कॉलेज में शिक्षक। कौन कॉलेज में? SP। तो बेचारे खड़े हो गए। तो मतलब ये समझ में आया कि SP कॉलेज से जुड़े होने का मतलब एक सौभाग्य है, ये उस दिन महसूस हुआ। लेकिन उन्होंने कहा सर रहने की तो जगह यहाँ नहीं है मेरे पास, आप वहाँ चले जाइए, नीचे में संगम होटल था, वहाँ गए तो वहाँ उनके यहाँ जगह भरी। तो उन्होंने कहा कि आप हेमलता रेस्ट हाउस। मैं हेमलता रेस्ट हाउस में गया, जो व्यक्ति थे संस्कार था उनका, उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास जगह नहीं, अभी मैं एक कमरा खाली करके दूँगा, हम आपको SP पर आप सामान रख दीजिए, चिंता मत कीजिए, और खाना तो मेरे यहाँ नहीं मिलेगा, तो खाना मैंने अपना होटल में खाया, दीपक जी का जो होटल है ना, तो वहाँ पर उनके पिताजी, तो मैंने वहाँ खाना खाया। रिक्शा वाले से कहा, सामान मैंने उनके भरोसे छोड़ दिया और उसके बाद हम जाते जा रहे हैं, मुझे लगा कि पता नहीं ये हमें शहर से दूर कहाँ ले जा रहा है। कहने कि चलो पैसा बहुत नहीं है, कितना लूटेगा। थोड़ी देर के लिए ये बात भी, ये भय भी हुआ, जब उसमें गेट वगैरह नहीं था, ये दीवार भी नहीं थी, अंदर घुसा दिया हमके, कहाँ ले जा रहे? तो यही तो SP कॉलेज है। ये तो कुछ बच्चे बोले SP कॉलेज किधर है बेटा? सर यही तो SP कॉलेज है। तो लगा इतने बच्चे तो जुड़े, ऐसे न थे गए, तो वो ऊपर में लिखा था संथाल प्रेरणा, सीढ़ी के ऊपर वाला है ना। तो मैं आश्वस्त हुआ था सर, लेकिन बहुत निराशा, क्योंकि मैं जिस कॉलेज को छोड़ के आया था वहाँ
45 एकड़ ज़मीन ही नहीं थी, गेस्ट हाउस था, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल था, एयरपोर्ट एरोड्रोम था और सुविधा इतनी अच्छी थी जिसका कोई हिसाब नहीं, कैंटीन थी। तो मैंने कल्पना ही नहीं किया मैं जो कॉलेज छोड़ के आ रहा हूँ और ये एसपी कॉलेज के लिए मैं बड़ा निराश हुआ। सच में मैंने पहला दिन जो मैं उतरा तो मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि कॉलेज की जो छवि मेरे पास और जिन कॉलेजेस में मैं काम कर चुका था तो उसकी तुलना में ये कुछ कॉलेज था ही नहीं। और दुर्भाग्य कि आज मैं छोड़ रहा हूँ तो अभी तक मेरी नज़र में ये कॉलेज नहीं है। कहीं जब आप कॉलेज की बात करते हैं शिक्षण संस्थान का, तो वहाँ प्रवेश करते साथ आपको लगना चाहिए कि आप होने हैं और वो चीज़ बड़ी है। यहाँ तो यही बोलना लगता है आप ही बड़े लगते हैं। खैर तो मैं विजय बाबू के प्रिंसिपल चैम्बर में गया, पाठक जी थे, क्या बात थी सर मैं प्रशांत जी ज्वाइन करी। अच्छा तो बड़ा काफ़ी जो होता है कि कॉलेज के परिवार में मैं बड़ा प्रभावित हूँ। तो बोले कि आप बगल में दूसरा चैम्बर है विजय बाबू, तो उन्होंने विजय बाबू को बुलाया। विजय बाबू अंदर से दरवाजे से आए, ये प्रशांत जी है, इन्हें ज्वाइन करते हैं अंग्रेजी में। तो विजय बाबू ने कहा उधर से घूम के आए। विजय बाबू ने निकाल दिया और पारस जी को पकड़ाया, पारस जी ने उस पर सीन किया और उसके बाद फिर कहा कि करना क्या है, तो पारस जी लेके गए स्टाफ रूम में, फिर ले गए ऊपर एग्जामिनेशन में, गांगुली साहब से बोले। तो लोगों का जो व्यवहार हुआ, रिसेप्शन हुआ, उससे मुझे लगा कि नहीं ठीक है, बिल्डिंग नहीं है लेकिन लोग यहाँ हैं पढ़ने पढ़ाने वाले, और फिर बच्चों को भी देख रहे हैं, बच्चों से शिक्षक मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो लगा कि नहीं पढ़ने पढ़ाने का संस्कार है। कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसका मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन शिक्षकों का विद्यार्थियों के साथ, प्राचार्य का मेरे साथ। उसके बाद फिर विजय बाबू ने कहा कि प्रोफेसर साहब आप तो नए आए हैं, आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो हमको बोलिएगा। काफ़ी अच्छा लगा, पारस जी सब जगह हमको लोगों। उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे किसी ने, हाँ यहाँ मेरे पुराने परिचित में 3 आदमी थे। एक श्री जजवाड़े जी थे, नमोनारायण जजवाड़े, तो लेकिन वो पीजी में चले गए थे तो मैं उनसे मिलने गया। दूसरे थे सत्यधन मिश्रा जी, क्योंकि उनको मैंने इस कॉलेज लाइफ से देखा था। तो सत्यधन मिश्रा जी वहाँ पर नहीं थे, वो बाद में आए तो उन्होंने पता किया कि कुमार साहब का लड़का कौन आया है। उसके बाद तीसरे तो PNP सिन्हा, साइकोलॉजी वाले, वो उनका नानी घर बाढ़ है, वो बाढ़ से ही पढ़े लिखे हैं, तो वो मेरे छोटे चाचा के क्लास फ्रेंड हैं। तो मैंने पूछा कि यहाँ पर कोई बाढ़ के, कोई साइकोलॉजी के हैं, तो बोले हाँ परमा वो हेड है। तो फिर मैं उनसे, तब फिर पारस जी चले गए और फिर परमा बाबू ने मुझे फिर तब बीबी साहिब के यहाँ ले गए, मदन बाबू के यहाँ ले गए, फिर बॉटनी में PM राय के यहाँ ले गए, भिखन बाबू से। फिर मतलब सारा दिन तो जब हमारा लगा कि वाह बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर शिक्षक लोग बड़े मिलजुल के रहते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। सब लोगों ने कहा कि क्या करेंगे चाहिए। जब करीब 12:30 बजे हम थक गए थे, उन्होंने कहा कि अब चले गए घर, होटल जाएंगे। तब निकल रहे थे तो उसी समय एक आदमी, वही आपके हेड है सिन्हा जी, रिक्शा में चले आए थे, बड़ा खूबसूरत लंबा लगा अंग्रेज की तरह। तो बोले तो किसी ने कहा, तो मैंने इससे जवाब दिया, इशारा किया कि रिक्शा रुकती है आप वहीं। तो मैं उनके पीछे पीछे गया, रिक्शा से उतरा। जी क्या काम है आप? मुझसे काम है? तो जी सर आपसे ही अब काम रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपके विभाग में ज्वाइन किया। अच्छा सो यू आर प्रशांत? हाँ प्लीज कम कम। उसके कंधा पर हाथ रख के रिक्शा वालों को पैसा, आपने ज्वाइनिंग दे दिया? उसके बाद स्टाफ रूम में ले गए, वेदानंद के पिताजी उस समय थे, उनको बोला पहले चाय और नाश्ता लेंगे। तो चाय और बिस्किट आया, नाश्ता तो उस समय सामने में जो होटल था वहाँ से टाइम लगता था। उसके बाद कहा अब भूख लगी हो तो मुझे यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, आप जल्दबाजी में हैं। सर अब तो नौकरी करने आए हैं, आप जितना देर तक रोकिए। क्या क्या किया? मैं तो बताया, प्रिंसिपल साहब से मिले, ज्वाइनिंग हो गई, और कहीं और कोई कागज, आप आधा घंटा मुझे समय दीजिए। ले गए गांधी साहब के पास, बोले ये मेरे डिपार्टमेंट,
तो हाँ, उनसे परिचय हो गया है, पास में आए थे। तो मुझे उनको ना ड्यूटी दे दी थी, रूम नंबर 34 में मेरा है। तो रूम नंबर 34 में अपने साथ उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, कहा आप इसमें दस्तखत कर दीजिए। कर दिया। परीक्षा शुरू हुई, उनसे प्रश्न पत्र बंटवाया। प्रश्न पत्र और क्वेश्चन बंटवाने, आंसर बुक बंटवाने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप चले जाइए। मुझे सर तो ड्यूटी तो नहीं, आप चले जाइए। और 1 बजे परीक्षा हुई, 1:30 बजे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने बहुत बाद में उनसे पूछा था कि सर जब हमसे ड्यूटी करवाई ही नहीं तो क्यों छोड़ दी? बोले उसके पीछे 2 वजह थी कि आपकी ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन कोई क्लास तो आपने नहीं लिया, क्योंकि क्लास चल नहीं रहे थे, वर्ग स्थगित थे। और ये आप ऐसी जगह में नौकरी करें, धीरे धीरे देखिए कि प्रूफ मांगेंगे लोग कि आप ही परेशान थे। तो मेरी समझ में उतनी बातें नहीं आई। तो बाद में मेरी समझ में आया कि उन्होंने कितना दूरदर्शिता का काम किया, मुझे रोकने के लिए नहीं, मेरी उपस्थिति ऑफिशियली दर्ज हो इसके लिए मुझे उन्होंने परीक्षा की छोड़ दिया। उसको बोले आप कहाँ ठहरे? मैंने कहा सर यही बता रहे। ठीक। और हम वहाँ सफाई चल रही थी तो पूरा उमस था, घर बैठे तो हिम्मत वाले ने मेरे खाने की व्यवस्था वहाँ करवा दी थी, किसी से मंगवा दी। सो गए, थक गए थे। शाम में देखते हैं चले आ रहे हैं सिन्हा जी, वो आए कहने वाले, वो ए सिन्हा जी, और सिन्हा जी अपने साथ वहाँ से पैदल चले अपने घर ले गए। ये मेरा घर है, छोटा घर है, मेरा बड़ा परिवार है। जब तक आपको मकान नहीं मिलता है आपको पहला क्लास जो आप लिए होंगे छात्रों के, पहला क्लास हम लगता है बहुत बाद में लिए, मतलब परीक्षा चलती रही करीब 2 महीना तक। पहला क्लास जो मेरा पड़ा रूम नंबर 11 में बायोलॉजी का क्लास था, बॉटनी जूलॉजी वाले बच्चे थे आईएससी का, और वो संयोग से वो बहुत शैतान बैच था उस साल का। अब कौन कौन लोग थे मालूम नहीं, तो मुझे बाद में याद है जब मैं क्लास में चला गया रजिस्टर लेके, बच्चों से बातचीत हुई। बच्चे शैतान थे ऐसा नहीं थे, बच्चे तेज थे, बच्चे तेज थे। और वो जो एक परंपरागत जो एटीट्यूड था शिक्षकों का बच्चों के प्रति, उसके लिए वो तैयार नहीं, पीढ़ी होती है ना, तो बच्चे शैतान नहीं थे, बच्चे बिल्कुल तेज थे। और उनको ये शायद जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप था वो शायद मंजूर नहीं था। तो इन लोगों को लगा कि इसको परेशान कर देगा, नया नया लड़का गया, उसमें हम यंग लगते थे काफ़ी। तो प्रिंसिपल साहब, गांगुली साहब और एक कोई टीचर, 2-3 टीचर बाहर बरामदे में खिड़की जो है ना, तो वहाँ पर से देख रहे थे कि कोई हमको तंग तो नहीं कर रहा। और पूरा मज़े से याद नहीं कि बच्चों के साथ मैंने, उन लोगों ने पूछा मेरे बारे में, बताया वी विल बी डिस्कसिंग इंग्लिश इन योर क्लास। तो सर यू वांट मी टीच? नो आई डोंट टीच बिकॉज नोबडी कैन टीच यू, यू आर वेरी टैलेंटेड, आई नो, but let us have a discussion, let's see what you study, I will have a look and then we will talk। शायद वो जो मेरा जो एटीट्यूड था, और हम काफ़ी यंग दिखते थे, और हमारी शुरू से आदत रही, हम टेबल कुर्सी कभी नहीं लिए, कुर्सी वहीं पड़े, कुर्सियाँ पहले लगाते थे, कुर्सी तो मैंने आज तक नहीं यूज़ किया। उसके बाद गैलरी में जाके बच्चों से मिलना, सब करना, आपको नहीं लिख रहे, तो बच्चों को समझ में आ गया कि ये दूसरे तरह के हैं। और एक भी इंसिडेंट उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जिससे हम कहें कि बच्चे बदतमीज़ थे। हमारी सोच गलत थी। वो बड़े बहुत शार्प बच्चे थे, उसमें कुछ बच्चों ने मेडिकल कंप्लीट किया था, कुछ इंजीनियरिंग में गए, एक तो आर्मी में गया था, तो हमसे मिलने आया था, अंजनी सिंह करके भागलपुर का लड़का था। उसमें बहुत बाहर के लोग आते थे। उस समय क्या था ना कि पूरे बिहार के अच्छे अच्छे घरों के, अच्छे शहरों के लड़के यहाँ पढ़ते, तो स्वाभाविक है वो दिमाग से शार्प थे। और उसके बाद तो बच्चे मतलब मेरे क्लास के लिए सर आप फिर से क्लास करेंगे, वहाँ कभी कभी कोई टीचर तो सिन्हा जी करते सर प्रशांत सर को भेज दीजिए। तो वो बायोलॉजी सेक्शन जो था वो मैं फर्स्ट डे से उनके साथ कनेक्ट हो गया। और चूँकि मेरी पृष्ठभूमि बायोलॉजी की रही थी, ISC तक मैंने किया था, तो उनको जब मैं अंग्रेजी पढ़ाता था तो वो अंग्रेजी की तरह नहीं, वो बिल्कुल क्लासिफिकेशन, बॉटनी तो केमिस्ट्री के शब्द, बॉटनी के शब्द, जूलॉजी के शब्द, तो बच्चों को लगता था कि अंग्रेजी वाले जो है हमारी भाषा बोल रहे हैं।
और अमूमन क्या होता है, मुझे जो लगता है क्यों बच्चे मुझे इतना मानते हैं, उसकी वजह शायद यही है कि उनको कहीं ना कहीं लगता है जो हमारी सोच है, जो हम चाहते हैं वैसा ही सर से कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो वो मेरा पहला दिन था। और उसके बाद जब बाहर निकले देखे रहे 4-5 टीचर प्रिंसिपल। नहीं, आप युवा को जो है ना सर थोड़ा सही बना के, तो बोले कि थैंक यू, वो लोगों के पेशा, बोले आओ आओ मेरे साथ आओ। उसके बाद ज़बरदस्ती नाश्ता मंगवाए, खिलाए कि बहुत शाबाशी पेशा, अब हमको उम्मीद है कि ये बच्चा लोग को तुम संभाल लोगे। अब ये बच्चा संभाल लिए तो कॉलेज तुम संभाल लोगे। तो उन्होंने यही कहा कि अब तुम इनको संभाल लिए तो तुम संभाल लोगे। तो बहुत दिन के बाद निकला। उसके बाद तो फिर इन बच्चों के साथ तो रास्ता चलते, और ये माहौल दोस्ताना है, मतलब अजीब सा माहौल था यहाँ पर कि सर आ रहे हैं तो बच्चे तो क्या बोले, श्याम सुंदर बाबू का तो नाम सुने, ठाकुर श्याम सुंदर सिंह, उनका एक रुतबा है। मैं आ रहा था टी बाजार से नीचे दुकान बंटी करके स्टोर खुला था ना, तो वहाँ पर हम खड़े थे, तो उनको कोई खैनी देने के लिए आया, उसको इतना कस के ढूंढते, मतलब प्रशांत सर के साथ बात करें तुम खैनी हमको दे रहे हो। अब देखिए ठाकुर श्याम सुंदर सिंह बोलिए तो डर होता है, लेकिन उस आदमी में शराफत देखी, क्योंकि मेरे तो विद्यार्थी नहीं थे। तो यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि शहर में शिक्षकों के प्रति बहुत ज़्यादा आदर सम्मान था। कहीं भी घर लेने जाइए तो आप कॉलेज के शिक्षक, दुकान में जाइए, हमें वो तो मर गए बेचारे अफसर बनने वाले अरुण जी, पहला गए थे, आप इसको कॉलेज में शिक्षक सर सबके सर क्या लेंगे सामान से दे दीजिए। तो मैंने शहर में देखा कि एसपी कॉलेज के शिक्षक होने का मतलब कुछ था, तब समझ में आया है ना। तब फिर हमने कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है, मैं सब सेक्शन आप क्लास लेंगे, बोले हाँ ले लेंगे। तो वो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स करके अलग अलग था। वहाँ पर इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज हमने यहाँ कोशिश की लगाने की, DSW थे तब भी की, लेकिन नहीं पाया। यहाँ मेरी जितनी इच्छा थी और जो हमारी क्षमता थी उसका 20% भी कॉलेज और विश्वविद्यालय ने नहीं यूज़ किया, बल्कि मेरा विरोध ही करते रहे। शहर ने यूज़ किया, समाज ने यूज़ किया। 100% हम नहीं दे सके क्योंकि मेरी नौकरी थी। तो जिसको जो मेरी चीज़ों को लेने के लिए तैयार था उसके पास मेरे लिए नहीं समय था, और जिनको देने के लिए मैं नौकरी कर रहा था उनको हमसे लेने के लिए तैयारी नहीं थी। ये बड़ा मेरे लिए यही एक अफसोस रह गया। सर तो ये बदलाव कब आया? क्योंकि आप जब यहाँ फर्स्ट टाइम आए ज्वाइन किए तो उस समय की बात आपने कही, और अभी आप कह रहे हैं जो हमसे लेना चाहिए वो कॉलेज ने नहीं दिया। हाँ, उसकी वजह क्या है ना सर, यहाँ पर जो लोग शासन चला रहे थे, मतलब विश्वविद्यालय चला रहे थे, अच्छे वाइस चांसलर थे भागलपुर में, यहाँ भी, लेकिन ये सब उस परिपाटी के वाइस चांसलर थे जिनको कि विश्वविद्यालय का नया परसेप्शन नहीं डेवलप हुआ था। ये लोग अंग्रेजों के बनाए हुए विश्वविद्यालय के तर्ज पे चला रहे थे, और ये कतई हिंदुस्तान में सफल नहीं हो सकता है। मैं आपको भविष्यवाणी के साथ कह सकता हूँ, इसी प्रयोग के साथ आप चलेंगे कभी भी इस स्थिति नहीं सुधरेगी। वो अंग्रेजों ने जो मैकाले ने जो यूनिवर्सिटी बनाया था उसको तो उन्होंने चेंज कर दिया कब का, और हम लोग ढोए जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ना सर, ये डेवलपमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन। ये कॉलेज यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप शिक्षकों को और पदाधिकारियों को लाते हैं एक नए बच्चों को तैयार करने के लिए, तो लड़कों को गढ़ने के लिए है, ना कि उसको तंग करने के लिए। तो आप ना तो लड़कों को गढ़ने के हिसाब से सिलेबस बना रहे हैं और ना शिक्षकों को उस हिसाब से प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो कैसे आगे काम चलेगा। ऑफिसर बन गए मतलब ऑफिसर हो गए, आप एसपी और डीसी नहीं है। तो ये जो मानसिकता है ना, सारे वाइस चांसलर की एक ही मानसिकता, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सब बड़े बड़े विद्वान रहे थे, लेकिन मेरी अपनी धारणा है कि उन लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि विश्वविद्यालय का रियल फंक्शन क्या है, और उसके अनुरूप सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी। और बड़े दुर्भाग्य के साथ है किसी वाइस चांसलर ने कभी सोचा ही नहीं, सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो फरमान आता है यूजीसी का, ये गाइडलाइन है। यूजीसी में जो लोग बैठते हैं वो तो इंग्लैंड अमेरिका देखा है, हिंदुस्तान का कहाँ उन्होंने देखा है। आप जहाँ जा रहे हैं, यहाँ मुझे घुगनी मुड़ी पचती है और घुगनी मुड़ी मुझे स्वाद लगता है, उससे मुझे आनंद होता है। आप बिरयानी खिलाइएगा ना तो पचेगा ना स्वाद आएगा। तो हिंदुस्तान में वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती जो पश्चिम में है, और पश्चिम की जो शिक्षा यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्था है उसकी नकल, और अब तो अमेरिका की नकल कर रहे हैं।
अमेरिका की नकल हम नहीं करके सक्सेसफुल हो सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट कंट्री। हमारे यहाँ तो अभी भी लोगों को खाने के पैसे नहीं है। तो ये तो बहुत दिनों के बाद है कि ये सरकार ने कम से कम 6.2% हायर एजुकेशन में डालने का सोचा है, लेकिन कैसे करेंगे जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा और जब तक शिक्षा हायर एजुकेशन कम से कम स्टूडेंट को ध्यान में रख के नहीं होगी, तब तक यहाँ कुछ भी सुधार नहीं हो सकता। तो लड़कों को हम पढ़ाने नहीं आए, उनके भीतर जो प्रतिभाएं हैं उसको बताने आए कि तुम्हें ये प्रतिभा है और उस हिसाब से ट्रेनिंग करने की जरूरत है। सबको BA में करा के IAS बनाने, क्यों? उसमें कोई अच्छा फुटबॉलर हो सकता है, कोई कलाकार, कोई पॉलिटिशियन। हमने कहा था यहाँ के बच्चे 4-5 चीज़ों में बहुत माहिर है, खासकर ट्राइबल बच्चे। एथलेटिक्स में कोई एथलेटिक्स में करियर नहीं बनाता है, आर्चरी में कोई करियर नहीं बनाता, फुटबॉल में कोई करियर नहीं बनाता, खसी मैच करके अपनी कैपेसिटी खत्म कर दिया। और मैनेजमेंट, ये लोग मैनेजमेंट के इतने अच्छे एक्सपर्ट हैं, इतना इतना टूर्नामेंट कराते हैं, कहीं झंझट होता है, लेकिन एक भी बच्चा आपको मैनेजमेंट में नहीं दिखेगा। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, इनको अपनी क्षमता का अंदाज ही नहीं है यहाँ के बच्चों को। और इधर जब से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बाढ़ आई है, तो उन लोगों के हिसाब से इन लोगों की मानसिकता बन गई है, उससे ज़्यादा है। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले कौन लोग हैं? बड़ी मेहनत करते हैं, जानकार है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो बहुत बड़ी हस्ती थे या बड़े विद्वान होकर यहाँ कर रहे, वैसा नहीं है। तो इनकी अपनी क्षमता के अनुरूप ही ना उतना तक बढ़ा सकते हैं। नतीजा क्या है कि यहाँ एम्बिशन खत्म हो गया। खैर, वो आपका प्रश्न था। तो विश्वविद्यालय को अगर सुधरना है तो 2 ही चीज़ें हैं। ये मैन पावर तैयार करता है। कैसा मैन पावर? जो समाज में, मैंने इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, एकदम सिंपल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब सोसाइटी को या राष्ट्र को क्या ज़रूरत है, मानवता को कैसे लोगों की ज़रूरत है। वो IAS बनेंगे, वो लॉयर बनेंगे, सब कुछ तो वहीं से बनेगा ना। ये एक वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हर फील्ड में जाके काम करके समाज को, मानवता को, देश को, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने परिवार को आगे बढ़ाने की क्षमता को आप तराशते हैं। क्या उसके हिसाब से हमने कभी सिलेबस बनाया? नहीं बनाया। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की वजह से हर 5 साल पर चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आज हम STD बूथ बनाने लगे तो मेरा क्या हासिल होगा? आप बोलिए ना। तो ठीक उसी तरह से आज जिन बच्चों को आप BA में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप ये गणना कीजिए कि 5 साल के बाद क्या स्थिति होगी और कहाँ इनकी उपयोगिता होगी, किस फील्ड में, और उसमें उसकी क्षमता है तो उसके अनुरूप उसको सिलेबस बनाइए, उस हिसाब से उसको कंप्लीट कराइए, उस हिसाब से उनका प्रशिक्षण करवाइए, उस हिसाब से उनको बाहर भेजिए। तो देखिए फिर वही बच्चे कमाल कर देंगे। सर, SKMU जब यूनिवर्सिटी बना उस दौर में आप थे, कुछ आशा जागा था कि अब सुधार होगा? 2 चीज़ का डर था, एक उम्मीद भी थी, एक डर भी था। उम्मीद ये थी कि भागलपुर में बैठे लोगों को हमारी जो अर्जेंट नीड्स है, प्राइमरी नीड्स, उसका एहसास उन लोगों को नहीं था। तो मुझे ये लगा कि अब यहाँ विश्वविद्यालय बना है स्थानीय स्तर पे, तो हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, उसको यहाँ के लोग समझेंगे। भय ये था कि अभी नया विश्वविद्यालय बना है तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में बात थी कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा ना हो कि विश्वविद्यालय पर्यायवाची बन जाए आदिवासियों का विश्वविद्यालय, और दुर्भाग्य से वैसी ही कुछ परिस्थिति बनी। सर, जो उम्मीद थी वो तो नहीं हुई, जो भय था वो हो गया। और हम जो परसेप्शन रखते हैं वो रियल हो, ये ज़रूरी नहीं। और 60 से ज़्यादा प्रतिशत में हमने यही महसूस किया है, हमने जो सोचा था आपके बारे में वो सच नहीं था आपसे जुड़ा। और इन धारणाओं की वजह से हम ये डरते थे कि आदिवासियों ने कब्जा कर लिया है कॉलेज को, अब यहाँ गैर आदिवासी नहीं आते। कुछ घटनाएं होती भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि बेबुनियाद नहीं था, ये भय बेबुनियाद थी, सच्चाई हो गई थी दुर्भाग्य से। लेकिन वो बच्चे शैतान नहीं थे, हमारे कुछ शिक्षक ही उन लोगों को बरगलाते रहे जिनको कोई लेना देना नहीं था। ये इस पूरे संथाल परिणा के मैंने ये देखा दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो स्थानीय आबादी है, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, दोनों को ये नहीं पता है कि कौन इनका हितैषी और कौन इनका उपयोग कर रहा है, और ये स्थिति आज तक बरकरार है। एक दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी है, यहाँ के स्थानीय लोगों में अगर आप उनके लिए जान भी देंगे तो आपके लिए खड़े नहीं होंगे, आप उनको लूट भी लोगे तो भी वो आप विरोध नहीं करेंगे।
तो वैसी स्थिति में काम करने वाले लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। और बदकिस्मती रही है कि मीडिया ने भी ऐसे लोगों को कभी हाईलाइट नहीं किया, वैसे ही लोगों को हाईलाइट किया है। उन्हीं लोगों की महिमा मंडित हुई जो लोग काम के नहीं थे। तो सर एक समय था जब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी मीडिया लाइन से जुड़े हुए थे, जी। इंग्लिश के प्रोफेसर जो हुआ करते थे, इंग्लिश अखबार में लिखते जी। थे। सर जो शिक्षक जो लिखते थे ना, ये केवल भाषा की वजह से थे। इनको मीडिया की या जर्नलिज्म की 0% जानकारी। मतलब ये भी मतलब कि विश्वविद्यालय की समस्या को नहीं रख सके। नहीं, उन्होंने कभी, अरे वो एक्स्ट्रा था, इसी वजह से डीसी एसपी राशन गैस मिलने में, मेडिकल में, सब जगह उनकी इज्जत मिल जाती थी, बस यही इनका काम था। और बुरे लोग नहीं थे, लेकिन जर्नलिज्म क्या है इसकी थोड़ी भी जानकारी इनको नहीं थी। मीडिया क्यों फिफ्थ पिलर कहलाता है ये इनको परसेप्शन नहीं था। मीडिया बिल्कुल अलग चीज़ है। जब हम गए मास कम्युनिकेशन करने भारतीय भवन में, तब हमें समझ में आया कि अंग्रेजी जानना और मीडिया के लिए लिखना दोनों है। और मेरा ही सबसे ज़्यादा रिवीजन होता था। उन्होंने कहा है कि अरे प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसरी मत झाड़िए, अखबार का पन्ना बहुत महंगा होता है, 2 शब्दों में वाक्य 4 वाक्यों का आपको लिखना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल का काम था। खैर मैंने उसको सीखा। जी सर, विश्वविद्यालय में आप बहुत सारे वीसी के साथ काम किए, कोई एक वीसी जो आपको लगे कि उनके कार्यकाल में अच्छा रहा? देखिए, एक बड़े काम के वाइस चांसलर आए थे शुरू में ही, अमर बाबू। लेकिन अमर बाबू के साथ क्या था कि वो राजनीतिक ज़्यादा थे और वाइस चांसलर कम थे। और चूंकि उस समय झारखंड का वर्चस्व था और झारखंड ऑटोनमस काउंसिल बन रही थी, तो उनकी सोच उनके अनुरूप होगी, ना कि विश्वविद्यालय की ज़रूरतों के अनुरूप हुई। तो वहाँ एक थोड़ी सी, और उन्होंने विश्वास कर लिया यहाँ के कुछ ऐसे लोगों का जो लोग सब अच्छे लोग नहीं थे, मतलब जिनकी सोच बिल्कुल, वो कहते हैं ना ग्रुपिज्म, हमारे लोगों को प्रमोट करो। तो वो मुझे लगता है उसके बाद दूसरे वाइस चांसलर जो हमको इम्प्रेस किए हुए थे यूके नंदा, और यूके नंदा के अवसर को हम लोगों ने खो दिया। खोया कैसे? शिक्षक एसोसिएशन में खोया, स्टूडेंट एसोसिएशन। उनको इतना दुखी कर दिया कि वो आना ही बंद कर दिया। तो वो आदमी इतना कैपेबल था। वही एक वाइस चांसलर थे जिन्होंने ये किदवई साहब के सामने स्टेज पर कहा, मुझे नहीं पता आप किन विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, लेकिन मैं जिस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हूँ वहाँ के शिक्षक पढ़ाते हैं, विद्यार्थी डीसी। इतना बड़ा सपोर्ट, ऐसा वाइस चांसलर रहते हम नहीं कुछ कर पाए। शिक्षक के संघ का जो योगदान है विश्वविद्यालय के लिए, कॉलेज के लिए, बहुत ही नेगेटिव रहा है। नेगेटिव उन लोगों ने मजदूर यूनियन अपने आप को समझ लिया है। उसकी वजह है कि लेफ्ट के ओरिएंटेशन है। अरे शिक्षक का एसोसिएशन मजदूर एसोसिएशन नहीं होता, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हम शिक्षक हैं तो हमारी एक शालीनता हो। हर बेवजह मतलब विरोध से ही शुरू क्यों करना, विरोध से शुरू। तो शिक्षक संघ ने हमेशा नेगेटिव रहा है, हमेशा। फिर बाद के दिनों में विद्यार्थी संघ, कोई वाइस चांसलर कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं तो गवर्नर हाउस में कॉम्प्लेन कर दिए, तो बेचारा वाइस चांसलर क्या करेगा? अकेले नहीं वाइस चांसलर कुछ काम कर सकता। तो नंदा जी के समय में जो उम्मीद थी वो खत्म। उसके बाद मुझे किसी भी वाइस चांसलर से उम्मीद नहीं हुई। एक उम्मीद हुई थी बशीर साहब से, लेकिन बशीर साहब को यहाँ की स्थानीय समझ नहीं थी। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए तो उन्हें लगा कि वाइस चांसलर कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं। हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी थी और उनकी संघर्ष आईएएस से थी। आईएएस में भी खास राजबाला वर्मा, मृदुला सिन्हा और क्या नाम है उनका, बोल रहे हैं, बड़े नामी आदित्य स्वरूप। इन तीनों को इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया और इन तीनों ने तय किया कि जब तक फारूक साहब हैं तब तक इसका बात सुनो, जाएंगे उसका इसको तंग करो, उसके बाद शुरुआत। नहीं तो वो हमने 2 मौका खोया, एक यूके नंदा के समय में और दूसरा, और बाद बाकी जो आए फटिक चंद्र जी आए या इंदू धानाई, इन लोगों ने स्थानीय चीज़ों को समझा, ये एक फ़ायदा था। लेकिन इन लोगों ने जिसके माध्यम से काम कराया वो गलत सिलेक्शन। कोई ऐसा शिक्षक सर एसपी कॉलेज में आपके शुरू से अब तक में जिसको आप आदर्श शिक्षक मान सकते हैं? वो एक क्या, ऐसे बहुत सारे हैं। एक वही तो मैं कह रहा हूँ, एक की मैं क्या करूँ। मैंने तो उन्हीं लोगों को देखा है। जीडी खान थे, सरदार जोगिंदर सिंह थे, PM राय थे, उसके बाद जूलॉजी में SK मिश्रा थे।
तो काफ़ी मदन बाबू थे, विनय बाबू थे, काफ़ी अच्छे अच्छे शिक्षक थे। हमारे डिपार्टमेंट में भी सिन्हा जी थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं सर जो आपके अंदर में रहे, फिर बाद में आपके साथ कॉलेज में पढ़ाने लगे। हाँ, वैसे लड़कों के बारे में जो मेरे विद्यार्थी अंग्रेजी डिपार्टमेंट से निकले और जो शिक्षक बने, जो शिक्षक नहीं बने वो ज़्यादा अच्छे रहे। अंग्रेजी के माध्यम में भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। काश वो लोग अगर कॉलेज में टीचर हो जाते तो अच्छा रहता। कुछ लोग तो हुए हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो काफ़ी अच्छे हैं, वो आएंगे तो कॉलेज के लिए पूंजी हो जाएगी, लेकिन उनको अभी नौकरी मिली नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज था यहाँ का, ये शुरू से एक तरह से राजनीति का भी केंद्र बिंदु रहा है। मुझे लगता है कि राजनीति का अर्थ ही ये लोग नहीं समझते। किसी को तंग करना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, किसी को परेशान करना अगर यही राजनीति है तो मुझे लगता है कि नागरिकों को फिर से समझने की जरूरत है कि राजनीति क्या है। शासन चलाने की नीति को ही राजनीति बोलते हैं, और शासन किसके लिए करते हैं? ये वेलफेयर सोसाइटी है, तो आप जिसके लिए बने हैं उसके हितों के हिसाब से आपको नीति बनानी पड़ेगी। अगर हम कॉलेज में पढ़ाते हैं या मैं कॉलेज में प्रशासक हूँ तो मेरा हित क्या है? छात्र। तो छात्र की क्या ज़रूरत है, उसकी क्या संभावना है, उसके अनुरूप मुझे नीतियाँ बनानी पड़ेगी, नहीं कि डंडा चलाना है। यही गलत है। तो ये राजनीति ये लोग जानते ही नहीं है। जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को राजनीति मालूम नहीं है। ये खुराफात करना, तंग करना, षड्यंत्र करना, इसको समझते हैं कि ये राजनीति है। आई एम वेरी सॉरी। और यही बैंक्रप्सी नेशनल लेवल पे तो नहीं है लेकिन स्टेट लेवल पर है। दुमका का कुछ याद सर जिसको आप लेके जाना चाहेंगे यहाँ से? अरे बहुत सारी यादें हैं। वो रिक्शा वाले से लेके, पान की दुकान से लेके, फुटपाथ वाले हॉकर से, मेरे वो एक गन्ना चला के पिलाने वाले से, छात्रों से लेके विद्यार्थियों का, यहाँ के मकान मालिकों का, छात्रों का तो मतलब मैं ऋणी हूँ कि मैंने, अगर जो मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा शिक्षक रहा हूँ तो इसमें छात्रों ने मुझे चुनौती दी, क्योंकि यहाँ के छात्र थोड़े कमज़ोर हैं। तो मैं आया था बाहर से, बड़ी मेरी एक्सपोजर बहुत ज़बरदस्त रही है, इंटरनेशनल एक्सपोजर रही है। पिताजी विदेश में थे, मैं विदेश आया करता था, मेरे पास ऑफिशियल पासपोर्ट थे, और सुष्पवन सिंह वगैरह जैसे जो आईजी वगैरह हो के, उन लोगों के साथ मेरा संपर्क रहा है। सेंट स्टीफेंस के वैसे प्रोफेसर जो आईएफएस में आए, ज़्यादातर मेरा संपर्क आईएफएस और आईपीएस वालों से ही रहा, आईएएस से बहुत कम। आईएएस से 2-3 लोगों से रहा तो सब बेईमान निकले, अच्छा कोई भी इंटरेस्ट नहीं किया सिवाय मुचकुंद दुबे जी के। मुचकुंद दुबे जी से मैं बहुत प्रभावित था, उनको मतलब सर आप जैसे एबीवीपी से जुड़े, इसको राजनीतिक विंग माना जाता है भाजपा का, और बाबूलाल जी भी भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे जब झारखंड अलग हुआ था, उनसे भी आपका संबंध अच्छा रहा, तो कुछ उनके साथ जो बिताए संबंध तो मेरा आजसू से भी अच्छा रहा, जेएमएम वालों से भी अच्छा रहा, एनएसयूआई वालों से, कांग्रेस वालों से भी। मतलब हम उन लोगों की दादे, देखिए कोई भी संघ संगठन में खराबी है ऐसा नहीं है, सबकी अपनी सोच। एक्चुअली होता क्या है ना, आपकी सोच क्या है उसके हिसाब से, आपकी नीयत के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो मैंने तो ये महसूस किया है कि मेरे विद्यार्थी परिषद में इतना अटैकिंग रहते हुए, अडवाणी जैसे आदमी की गिरफ्तारी के समय में आंदोलन करते हुए, ज़्यादातर लड़कों ने जो मेरा घर चलाया वो मुस्लिम थे। मेरे घर का राशन कौन लाएगा, केरोसिन, सब मुस्लिम लड़के थे, और वो यही कहते थे कि सर यकीन नहीं होता आप आरएसएस में, आप कैसे सर इसमें फंसे। तो इसका मतलब है कि मुस्लिमों का मुझ से एक धारणा बन गई है। ये समस्या कहाँ हो रही है कि आप अगर मेरे साथ नहीं है तो आप मेरे विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। इन लोगों को ये करेक्ट करने की ज़रूरत है, हर पॉलिटिशियन को। आप जहाँ भी हैं ठीक है, उनकी अपनी परिपाटी, अपनी सोच है, लेकिन जो दूसरा आपके साथ नहीं वो आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन कतई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनकी ज़रूरत मेरी ज़रूरत सब समान है, सबकी समस्याएं समान है, दुश्मन कैसे हो सकता है। चलिए अंत में सर विश्वविद्यालयों को कोई सुझाव? विश्वविद्यालय से मेरा यही आग्रह रहेगा कि हमने डीएसडब्ल्यू रहते हुए जो प्रपोजल्स लाए थे उन फाइलों को निकाले, उसके अनुरूप से काम करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है। और एक कम्युनिटी कॉलेज यहाँ बनाने की ज़रूरत है। तो मेरे यहाँ के ज़्यादातर विद्यार्थी बाहर जाके बहुत अच्छी पढ़ाई आज की तारीख में नहीं कर सकते, लेकिन उनकी क्षमताएँ बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो उनकी क्षमताओं के अनुरूप से नए नए पाठ्यक्रम हो, 6-6 महीने के वर्कशॉप्स हों, बाहर के एसोसिएशन से इनको कनेक्ट कर दिया जाए,
तो स्पोर्ट्स में क्षमता है तो स्पोर्ट्स ऑथोरिटी के पास या सेंटर बना दे या इनको वहाँ भेज दे। किसी में कलाकारी की है तो FTI के साथ करे, आर्ट के साथ करे। तो जिन जिन प्रतिभाओं के साथ, जैसे एक था ना एग्रीकल्चर, यहाँ का हमारा हर विद्यार्थी खेती में माहिर, तो क्यों नहीं आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ KVS के साथ कोई एक ही सप्ताह का वर्कशॉप कीजिए ना। कॉलेज एक प्लेटफॉर्म रहेगा, आप सब मान लीजिए जनतंत्र पे बात करनी तो एग्रीकल्चर वाले को बुलाया और बुला के बताया कि देखिए अभी इनका धान का खेती होना है, तो इसमें क्या क्या हो, एक सप्ताह में देखिए कि कॉलेज सेंटर सब लोग कॉलेज की ओर देखेंगे, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या शासक हो या सबको कॉलेज की ओर दिखलाना ये ज़रूरी है। तो यहाँ जो भी प्राचार्य हो उनको ये पहले सोचना पड़ेगा कि मैं प्राचार्य नहीं हूँ, जितने भी वर्ग हैं चाहे मीडिया के हों चाहे पॉलिटिक्स के हों या एडमिनिस्ट्रेशन के, आप अपने आप में ऐसा वजूद खड़ा कीजिए कि लोग आपके पास आए, सर मुझे कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, वॉलंटियर्स NSS से बुलाया था, सर मुझे वो कुछ वो मेडिकल कैंप, अच्छा तो वहाँ बुलाए, सर मुझे हमने पॉलिटिकल पार्टी में कुछ यंगस्टर बुलाए। तैयार तो यहाँ होंगे ना, तैयार कौन करेगा? अंतिम में आते हैं, आप तो जो टीचिंग लाइन से आप जुड़े, सेवानिवृत्ति हो गई, आगे की क्या कार्य योजना है कि अब आप कार्य करके जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल थोड़ा दिन में आराम करूँगा, कुछ चीज़ें हैं चूँकि मेरा जो मेरी जीविका जो थी वो अंग्रेजी से थी, तो वेस्टर्न हिस्ट्री वेस्टर्न फिलोसफी पर ही ध्यान दिया, और मूल रूप से मैं जहाँ का हूँ हिंदुस्तान, तो थोड़ा मैं संस्कृत अध्ययन करना चाहूँगा, थोड़ा वेद का अध्ययन करना चाहूँगा, ताकि मैं देखूँ कि वेस्ट का तो मुझे पता है, इसका ही नहीं पता है। इसका जो पता है मैंने केवल सुनी सुनाई बातें, सर्वधर्म संभाव और ये वो मानवता और ये मंत्र प्रयोग में मैंने कहीं नहीं देखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी वैज्ञानिक और प्रायोगिकता कितनी बची है, अगर है तो उसको रिवाइव करके कहीं ना कहीं सामंजस्य करना चाहिए। परंपराएं जो पुरानी है, जो ध्यान है, जो क्योंकि भारत सोने की चिड़िया इसलिए था कि यहाँ पर सोना था, दर्शन की वजह से। हमारा जो जीवन दर्शन था वो प्रकृति के अनुरूप, पूरे ब्रह्मांड की घटनाओं के अनुरूप हम कैसे जीवन जिए, उसका सिद्धांत था, जो हम आज नहीं जानते। और आने वाली पीढ़ी तो कुछ भी नहीं जानेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिवाइवल की ज़रूरत है, रेनेसां ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन वैल्यूज़, उसको अब हिंदू मत समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो ये हिंदू शब्द नहीं है, ये पूरा विश्व ही हिंदुस्तान था। चाहे इस्लाम आया तो वो, मैं पूछता हूँ अगर प्रॉफिट साहब का जन्म हुआ तो उनका जन्म तो इस्लाम में नहीं हुआ ना, वो कहाँ जन्मे थे? सनातन। मोहम्मद क्राइस्ट साहब का जन्म हुआ तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी लाई, उनका तो जन्म क्रिश्चियन के रूप में नहीं था ना। बुद्ध पैदा हुए तो उन्होंने तो बुद्धिज्म में पैदा नहीं किया ना, चाहे जैन हुए चाहे गुरु नानक हुए, सबकी पैदाइश तो इसी सनातन में है। तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि आखिर वो क्या फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से लोग भागे। तो भागने की दो ही वजह होती है, न्याय नहीं मिलना और अत्याचार होना, और कुछ नहीं। सारे प्रिंसिपल्स आप छोड़ दीजिए। और जो एकेडमिक्स के जो स्कॉलर्स होते हैं ये झूठ मूठ का खाली नाटक करते हैं। सच्चाई एक ही है, क्या सच है वही सच रहेगा, उसको देखने का नजरिया अलग है। आप अन्याय नहीं करेंगे क्यों आपसे भागेंगे, आप अत्याचार नहीं करेंगे क्यों भागेंगे आपसे। तो कहीं ना कहीं जो तथाकथित सनातन के जो पुरोहिता है या जो हिंदू करते हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या गड़बड़ी आप में हुई, इतने मास लेवल पर क्यों लोग ट्रांसफर, और ये क्रिश्चियन हो या इस्लाम हो, उनसे आप उनका विरोध क्यों करते हो, वो आपके ही बच्चे हैं।